हेलो स्टूडेंट, आज 10th का भी आए कुछ यानी कि सोशल साइंस का, सामाजिक विज्ञान का सेकेंड पार्ट फिर हम लेके आ रहे हैं। लगभग कंटिन्यू हम लोग क्या हो रहा है कि क्वेश्चन हल करते रहे। 2021 का हमने क्वेश्चन पूरी हल कर दिए, ठीक है। अब ये 2020 की क्वेश्चन बैंक का 2020 की क्वेश्चन है और इसकी आज सेकेंड पार्ट है। क्या कौन सी पार्ट है? सेकेंड पार्ट है जो आज हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। और इस सेकेंड पार्ट में 6ठा नंबर क्वेश्चन है, इटली के एकीकरण में मेजनी, कॉन्टकाबुर एवं गैरीबाल्टी और गैरीबाल्टी का योगदान बताएं। अब योगदान क्या था तो पहले यह लिखी हुई है मेजनी। क्या लिखी हुई है? मेजनी। हम लोग ये जाने मेजनी के बारे में एक अक्षरों से जाने। मेजनी का जन्म 1805 में हुआ था। कब हुआ था? 1805 में हुआ था। वो बताए जाते हैं कि उनकी नीति है ना, वो योग्य सेनापति थे। ये कौन थे? योग्य से वो सेनापति थे। इसका आदर्शवादी नीति बेहतर था, अच्छा था। आदर्शवादी नीति अच्छा था, पर व्यवहारिक जो नीति विचार थे इसका कम था। सोचने विचार में व्यवहारिक जो होते थे ये कम था। अब इसके बाद हम लोग देखें कि 1810 में कार्बोनारी की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई? कार्बोनारी की, वहां के से लोगों ने किया था, ठीक है। लास्ट में बताया जाता है कि कार्बोनारी की स्थापना मेजनी को कहा जाता है, क्योंकि 1831 में इन्होंने इसको खूब विमर्श दिया, परामर्श दिया और इस क्रांति को आगे बढ़ाया, ठीक है। 1831 में इन्होंने यंग इटली की स्थापना किया। किस चीजों की? यंग इटली की। किसके लिए? इटली के एकीकरण के लिए। इटली के एकीकरण के लिए इन्होंने यंग इटली की स्थापना की और इसकी शुरुआत करने के बाद क्या किया कि इनको बढ़ावा दिया कि हम इटली का एकीकरण कर सके। क्या कर सके? एकीकरण कर सके। पर होता क्या था, जो ऑस्ट्रेलिया था ना, इसमें बाध्य उत्पन्न करता था। क्या करता था? एकीकरण में बाध्य उत्पन्न करता था। एकीकरण होने ही नहीं देता था। वहां का जो चांसलर था मेटरनिच होता ही नहीं था। फिर बताए जाते हैं कि जब इसके बाद क्या हुआ कि इन्होंने अपनी नीति और निर्देशक से जितने भी आंदोलन करते थे ना, उसे कुचल दिया जाता था। जितने भी आंदोलन होता था, यानी कि इन्होंने एक जन आंदोलन चलाया ना, तो उसे कुचल दिया गया, जिसकी वजह से ये पलायन कर गए। जिसकी वजह से ये क्या कर गए? पलायन कर गए, यानी कि अपनी देश को छोड़ दिए थे, इटली को वो छोड़ दिए थे। और 1800 यानी कि 31 में यंग इटली की स्थापना हुई और 1834 में यंग यूरोप की स्थापना हुई। किसकी? यंग यूरोप की स्थापना हुई। और कार्बोनारी की स्थापना 1810। देखिए इसमें से 4 जी के बन गए। देखिए मेजनी का जन्म 1805, इसका यानी कि कार्बोनारी की स्थापना 1810। अब इसके बाद क्या है? यंग इटली की स्थापना 1831, यंग यूरोप की स्थापना 1800। ये अब मेजनी के बारे में समझ में आ गया। ये टोटल जीके भी समझ में। अब लिखा हुआ क्या है? काबुल, कॉन्ट काबुल। अब इसके जो जन्म हुआ था ना, ये 1810 में हुआ था। कब हुआ था? ये 1810 में हुआ था। ये कूटनीति अपनाए हुए थे। इसका जो व्यवहार था कूटनीतिज्ञ था। कैसा व्यवहार था? कूटनीतिज्ञ था। और ये 1810 में इसका जन्म हुआ। इन्होंने भी क्या किया? मेटरनिच इसको इटली का एकीकरण करने में यानी कि काफी भूमिका निभाई। और भूमिका क्या निभाई तो इसको भी ऑस्ट्रेलिया बाध्य होता था। और ये समझ चुके थे, कॉन्ट काबुल क्या हो चुके थे? समझ चुके थे कि इटली का एकीकरण नहीं हो सकता। कब तक? जब तक ऑस्ट्रेलिया बाध्य उत्पन्न करता रहेगा तब तक इटली का एकीकरण नहीं हो सकता। तो इन्होंने क्या किया? फ्रांस से हाथ मिलाया। किससे? फ्रांस से ये हाथ मिलाया। और हाथ मिलाने के बाद क्या किया कि बिना बोले बिना समझे उन्होंने 1853 से 54 में क्रीमिया का युद्ध लड़ा फ्रांस के तरफ से। किसके तरफ से? क्रीमिया का युद्ध लड़ा। और बताई जाती है कि जो इटली की प्रॉब्लम थी, कहाँ की? इटली की जो प्रॉब्लम थी, इन्होंने पूरे यूरोप की प्रॉब्लम बता दिया। कॉन्ट काबुल क्या किया? इटली के एकीकरण को, इटली की समस्या को इन्होंने पूरे यूरोप की समस्या बना दिया। पूरे यूरोप की समस्या बना दिया। पर बताए जाते हैं कि इसको एकीकरण होने से पहले इनकी डेथ हो जाती है। 1861 कहीं पे 61 लिखता है, 62 लिखता है। तो ये क्या हो गया? इनका डेथ हो गया। किनका? कॉन्ट काबुल का क्या हो गया? डेथ हो गया, एकीकरण। अब यहाँ पे हम लोग ये देखें कि इटली का एकीकरण में अब किसका है? गैरीबाल्टी का क्या योगदान है? इटली के एकीकरण में गैरीबाल्टी का भी अच्छा योगदान है। उसको तलवार कहा, गैरीबाल्टी को क्या कहा जाता है? इटली का तलवार कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए, अब क्या इसको मेजनी को मसीहा कहा जाता है। मेजनी को क्या कहा जाता है? मेजनी को मसीहा कहा जाता है। और काबुल को कूटनीतिज्ञ कहा जाते हैं। और गैरीबाल्टी को
गहरी बाल्टी को क्या कहा जाता है? तो तलवार कहा जाता है। ठीक है, गहरी बाल्टी को क्या कहा जाता है? तलवार कहा जाता है। अब ये बात समझ में गया। अब हमें यहाँ पे देखिए क्या लिखी हुई है, गहरी बाल्टी। ठीक है, अब गहरी बाल्टी जो थे ना, ये क्या थे? तो अब इसका जन्म पहला नंबर हम लोग देख ले 1807 में हुआ था। कब हुआ था? 1807 में हुआ था। और ये क्या थे? पेशे से नाविक थे। पेशे से नाविक थे। तो ये पेशे से नाविक बने कैसे? तो इटली के एकीकरण में इन्होंने भी इसकी अच्छी योगदान थी। काफी ऐसे जगह बताई जाती है कि इन्होंने भी संघर्ष किया। इनको भी पता चल गया कि जब तक ये रहेंगे, क्या कहते हैं, चांसलर मेटरनिक रहेगा, तब तक एकीकरण हो नहीं सकता। तो इन्होंने भी खूब प्रयास किया। बताई जाती है इन्होंने रोम पे आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए। 1861 में कहा आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए? रोम पे आक्रमण करने। 1861 में इन्होंने रोम पे आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए। कौन? गहरी बाल्टी। और लाल कुर्ती का भी गठन इसने किया था। लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गहरी बाल्टी ने। और ये रोम पे आक्रमण करने के लिए तैयार हो गए। पूरे प्लान कर लिए, योजना कर लिए। जैसी ये योजना करते हैं तो कॉन्स्टेबल क्या करते हैं, इसका साथ छोड़ देता है। कहते हैं नहीं, मैं इस योजना में शामिल नहीं होऊंगा। इस योजना में क्या कहता है, मैं शामिल नहीं होंगे। जिसके वजह से ये क्या करता है, सब कुछ छोड़ देता है। और छोड़ने के बाद, और सब कुछ छोड़ दिया, और छोड़ने के बाद वो क्या करता है कि जितने भी इनके धन दौलत होते सबको बांट देता है। ये एक ऐसे व्यक्ति थे जो खुद के कर्मचारियों को मिलाकर अपना एक सेना तैयार किया हुआ था। कौन? गहरी बाल्टी। और ये सब कुछ छोड़ने के बाद क्या करता है, अपने जितने भी सामान होते हैं, जितने भी धन दौलत होता है, सब गरीबों में बांट देता है, लोगों में बांट देता है। और छोड़कर वो क्या करते हैं कि एक नाविक बन जाता है। क्या बन जाता है? नाविक। मतलब एक किसान बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? किसान बन जाते हैं। और खेती बाड़ी करके अपनी जीवन यापन करते हैं। इसलिए कहा जाता है ये पेशे से। ठीक है, पेशा मतलब जानते हैं ना, क्या? पैसा से नहीं, पेशे से। मतलब कि उनकी क्या पेशा है, वो क्या करते हैं? तो एक किसान थे, नाविक थे। क्या थे? नाविक थे। कोई दिक्कत नहीं। अगर कहा जाए इटली के एकीकरण में गैरीबाल्टी, मैजनी काबूल का यानी कि क्या योगदान है, तो बहुत अच्छा योगदान था। लास्ट में जाकर क्या होते हैं, इसकी एकीकरण हो जाता है। कब हो जाते हैं एकीकरण? इटली का एकीकरण 71 में, 1871 में। कब होते हैं एकीकरण? 1871 में। किसका? इटली का एकीकरण। कोई दिक्कत नहीं, समझ। देखिए आपकी अगली क्वेश्चन है 7वां नंबर। लिखो कि नई आर्थिक नीति क्या है, विवेचना करें। अब नई आर्थिक नीति क्या है, विवेचना करें। जैसे नई आर्थिक नीति है ना, एक नीति लाई गई 1921 में। एक नीति बताई जाती कि लेनिन ने एक नीति लाया, इस नीति को बताया जाते कि इन्होंने कहा कि सामाजिक आर्थिक, समाज को सुधारने के लिए सामाजिक चिंतन, आर्थिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, ये सभी व्यवस्थाओं पे बताया जाता है कि समाज के चिंतन के लेकर इन्होंने कहा 1921 में नीति लाया। और यह सब सोचने के बाद क्या किया, इन्होंने सोचा कि पूंजीवादी देशों में एक बार में ये संभव नहीं है, जिसके कारण इसे यानी कि क्या नई नीति कहा गया। इसे नई नीति के नाम से घोषित कर दिया गया। और अर्थव्यवस्था को देखते हुए इसे बढ़ावा मिली। अर्थव्यवस्था को देखते हुए इसे बढ़ावा मिली। और इसके मुख्य उद्देश्य सब क्या रखे गए, जैसे किसानों को जिस जगह पे अगर आप कोई खेती करता है, तो जिस जगह पे अगर खेती कर रहा है, अगर खेती राज्य सरकार का भी है तो वो किसानों का रहेगा। किसका रहेगा? किसानों का ही रहेगा वो खेती। अगर वो बताई जाती कि जहाँ पे व्यापार किया जाता है, वो व्यापारी जगह पे व्यापार जो कोई सामान खरीदेगा, किसान अगर सामान बेच रहा है, अगर कोई खरीदेगा तो उस पर टैक्स लगेगी। क्या लगेगी? टैक्स लगेगी। और बचा अनाज क्या हो गया, किसान का हो जाएगा। जो मन चाहे, जैसा मन चाहे वो अपना इस्तेमाल कर सकता है, अपने मर्जी के साथ जो बचा हुआ अनाज। इसके अलावा भी जो किसान को लेकर बताए जाते हैं कि जैसे किसी भी प्रकार का नीति लाया गया या किसी प्रकार का नियम लाई गई, तो पहले किसान को फायदा देखते हुए उस नियम को अपनाएंगे। और नई आर्थिक नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 1921 में। शायद ये सब बात आपको समझ में आ गई। अब आपको ये क्या है, ये सब बात समझ में आ गई होगी। आपकी अगली क्वेश्चन क्या है, तो लिखी गई है कि भारत में किस तरह जातिगत असमानताएं जारी है, स्पष्ट करें। क्या करें? स्पष्ट करें। अब देखिए भारत में किस प्रकार की जातिगत असमानता है। तो जातिगत असमानता कहने का होता है, हम लोग जानते हैं कि राजनीतिक को लेकर हम लोग यहाँ काफी सारे असमानता देखने को मिलती है। किसको लेकर? राजनीति को लेकर। तो राजनीति को लेकर होती है क्या कि किसी भी प्रकार का, जैसे हमारे यहाँ पंचायती राज्य की चुनाव हो या विधान का हो या लोकसभा का हो, तो ये सभी होता क्या पता है, जब वोट मांगने आते हैं ना, तो जातिगत पे आधारित करते रहते हैं काफी ऐसे।
कहते हैं कि वो जाति वाले उसको वोट दे रहे। आज हम लोग देखी जाए कि यूपी में चुनाव हो रही है। कहाँ चुनाव हो रही है? यूपी में चुनाव हो रही है। तो चुनाव के तहत क्या हो रहा है कि जितने भी यादव है ना, अभी हम लोग यानी अखिलेश राय या अखिलेश यादव है, जो उसको काफी ऐसे वोट मिले, यानी कि समाजवादी पार्टी की जो है उसको क्या होते हैं कि काफी ऐसे समर्थन मिले। जितने भी कहते हैं कौन यादव सब उसको समर्थन कर रहे हैं। तो वहां पे भी क्या हो रहा है, जातिगत हो रहा है ना, जातिगत हो रहा है ना। और एगो यानी कि ओवैसी की जो पार्टी है तो मुस्लिम और सभी को लेकर भी वहां पे देखी जा रही है, तो वोटिंग मांगी जा रही है। तो सभी के लिए वहां पे क्या हो रहे हैं कि वोटों को मांगी जा रही है। अब क्या हो रहा है कि भारत में हो रही है ना, भारत में किस तरह जातिगत असमानता है। असमानता हो रहा है ना, जाति में क्या हो रहा है, असमानता हो रही है। अभी बीच में नियम पहले क्या होती थी कि कोई बड़े जाति वाला होता था, कोई छोटी जाति वाला होता, और बड़े जाति वाला क्या करता था, अपने आप को यानी कि अपने आप को बड़ा समझता था और सामने वाले को नीच समझता था। ठीक है, वो असमानता देखने को मिलती थी। ये जारी है और आज भी जारी है। क्या कहते हैं, कोई उस धर्म में शादी ना करो, कोई इसमें नहीं शादी करो, कोई उसमें नहीं शादी, ये सब लागू है। राजनीतिक में भी क्या होता है, कभी कोई उससे जाके वोट मांग रहा है, कभी उधर मांग रहा है, कोई वो जाति को लेकर मांग रहा है। और कितना कहते नहीं हम अपने जाति वाले को ही देंगे। हमारे गाँव में खड़े हैं पंचायती राज्य में, कहते हैं हम अपने गाँव वाले को ही वोट देंगे। जातिगत पे भी लोग आधारित होकर वोट जारी करें। इस प्रकार की असमानताएं मौजूद है हमारे भारत में, आज भी मौजूद है। ये शायद बात समझ में आ गई है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे देखिए आपको लिखो, ये अगला क्वेश्चन लिखा, सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है। अब सत्ता की साझेदारी हम लोग जानते हैं कि लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, कहने का मतलब कि लोकतंत्र एक ऐसा, जैसे हम लोग लोकतंत्र की परिभाषा जानते हैं ना, लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता द्वारा चलाया गया शासन को लोकतंत्र कहते हैं। और ये सत्ता में क्या भागीदारी है लोगों की, तो बहुत अच्छी भागीदारी है। हम लोग देखी जाए तो बड़ा हो या छोटा हो, जाति हो, कम जाति वाला हो या ऊंची जाति वाले हो, सभी को सत्ता में भाग लेने के अधिकार दी गई है। सभी को सत्ता में भाग लेने के अधिकार दी गई, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, सबको सत्ता में अधिकार दी गई। पहले जब हमारे यहाँ भारत जब आजाद हुआ ना 1947 में, तो कांग्रेस पार्टी क्या की कि वो अपनी सरकार बना ली। क्या बना ली? सरकार बना ली। और सरकार बनाने के बाद लगभग 30 से 35 वर्ष तक उन्होंने शासन किया। और उस समय तक बताई जाती है कि कोई भी ऐसा पार्टी वाला नहीं था जो राजनीति में भाग ले। पहले लोग भाग लेने से डरते थे, पहले लोग सत्ता में भाग लेने से डरते थे, और आज खूब भागीदारी है। लेकिन आज ऐसी कोई भी व्यक्ति ना जो सत्ता में नहीं खड़ा होना चाहता। हर एक व्यक्ति हर एक जगह, अभी तो इतने खड़े हो जाते हैं, इतने खड़े हो जाते हैं जो बताए जाते हैं कि जितना एक ही को वोट, कहते हैं ना कि अगर आपके क्षेत्र में कहा जाए ना कि 700 वोट है, तो मानिए ना कि 14 को व्यक्ति खड़े हो जाएंगे। कितने व्यक्ति खड़े हो जाएंगे? 14 को। आप सोचिए कि इसका कितना 50 को वोट मिलेगा। अगर 60 को किसी को मिल गया तो वो विजेता कहलाएंगे। क्या कराएंगे? विजेता कराएंगे। तो अब इतने भागीदारी हो गए। तो सत्ता में भागीदारी, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र है तो सबको आजादी है। लोकतंत्र मतलब जनता का न चलता है, कोई भी जनता खड़ा हो सकता है, किसी पे रोक नहीं है। अब क्या होते हैं कि अब यहाँ पे क्या होता है, आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई है कि अब इसी जाति वाले खड़े होंगे। अब नियम बनते जा रही है। ठीक है, तो ये सत्ता की भागीदारी तो आसानी तरीके से कहा जाए 6 महीना का बच्चा समझ सकता है कि नहीं, ये कोई दिक्कत नहीं आता। देखिए इतनी बात समझ में आ गई। आपके अगले क्वेश्चन है 10वां नंबर, लिखा कि बिहार में हुई छात्र आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। तो बिहार में यानी कि हुई जो आंदोलन सब थी ना, तो आप जैसे हम लोग संपूर्ण क्रांति का नाम सुने, संपूर्ण क्रांति, इसके नेतृत्व कौन कर रहा था? तो जयप्रकाश नारायण। कौन कर रहा था? जयप्रकाश नारायण। इन्होंने छात्र आंदोलन चलाया था। क्या आंदोलन चलाया था? छात्र आंदोलन, संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब वहां पे बिहार में हुआ क्या था, वो भी पटना के गांधी मैदान से इसे स्टार्ट किया गया था। कहाँ से स्टार्ट किया गया था? पटना के गांधी मैदान से। अब हो क्या रहा था, हम लोग जानते हैं कि 1971 में क्या हुआ था, बांग्लादेश का विभाजन हुआ था। किसका? बांग्लादेश का। और इसके बाद भी क्या है, इंदिरा गांधी उस समय आम यानी कि चुनाव यानी कि वो सत्ता में बैठी थी, और बैठने के बाद क्या हुआ था कि वो देखी गई कि कुछ परिवर्तन ही नहीं हो रहा है, जनता में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है, जनता के लेकर कोई भाव नहीं, कोई कुछ ही नहीं, कोई देखा ही नहीं जाता। बताया जाता कि अमेरिका भी सहायता करता था, आर्थिक सहायता करता था, काफी ऐसी चीजों से वो सहायता करता था, वो भी कहीं दिख नहीं रही थी। यह भी काफी ऐसे प्रॉब्लम जनता की, इनकी न कोई वैकेंसी न कुछ, उस समय कुछ था ही नहीं जो नौकरी भी लगे, नौकरी के लिए भी उतना व्यवस्था नहीं था। यह सबको देखते हुए प्रॉब्लम इतनी बढ़ गई जिससे जनता असंतुष्ट था। जनता क्या था? असंतुष्ट था। और यही देखते हुए बताया जाता है कि जयप्रकाश नारायण ने 1974 में संपूर्ण क्रांति चलाई। जितने भी छात्र थे, छात्र से लेकर किसान, वकील, सबको लेकर बताए जाते हैं गांधी मैदान में आंदोलन चलाई गई। और आंदोलन चलाने के बाद काफी संघर्ष करने के बाद पहली बार जनता पार्टी की स्थापना हुई, और 1977 में पहली बार वहां सत्ता पलट गया।
वहां पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनी, मोरारजी देसाई। कौन बना? मोरारजी देसाई। जनता पार्टी की सरकार कौन बने? 1977 में मोरारजी देसाई। और इसी के कारण हुआ था। और इसका कारण से हम लोग जान गए क्या थे कि वहाँ कोई वैकेंसी नहीं। दूसरी बात, गरीबों की कोई देखी नहीं जा रही थी। तीसरी बात कि जितने भी आ रही थी सामग्री सबका घोटाला हो रहा था। चौथी बात तो हो क्या रहा था, तो जनता के सामने धूल झोंकी जा रही थी, अपने वाहवाही लौटे जा रहा था, अपने आप को भरे जा रहा था लोग। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा दे रहा है और गरीबी हट नहीं रही है। कहा जा रहा है कोई परिवर्तन ही नहीं आ रहा है, जनता पे पूरी तरीके से ध्यान ही नहीं दिया जा रहा था, जिसके कारण बिहार में क्या चला? छात्र आंदोलन। क्या चला? छात्र आंदोलन। और इसी छात्र आंदोलन चलने के कारण क्या हुआ कि यह सब परिवर्तन हो गया, हमारी यहाँ सरकार भी बदल गया था। ठीक है, ये सब कोई दिक्कत नहीं, लिख लीजिएगा, बात समझ में।